नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ पिकल। न्यूज़ पिकल के इस अंक में हम लोग बात करेंगे झारखंड की। आज झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। पिछले एक सप्ताह से हर लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिर कौन कौन होंगे हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल के मंत्री। करीब करीब जिन नामों पर चर्चा हो रही थी उसमें कुछ ज़्यादा सरप्राइज तो देखने के लिए नहीं मिला, फिर भी कुछ कुछ तो अनएक्सपेक्टेड हुआ और कुछ ऐसे बड़े नाम ड्रॉप कर दिए गए जिसका अंदाज़ा कम ही लोग लगा पा रहे थे। इस मंत्रिमंडल में 50% मंत्री जो पुराने हेमंत सोरेन के पिछली सरकार में जो भी मंत्री थे उसमें 50% मंत्री ड्रॉप कर दिए गए, कांग्रेस से भी और जेएमएम से भी। सबसे बड़ा नाम जो ड्रॉप हुआ उसमें रामेश्वर उरांव का नाम है, जो कि कांग्रेस के कोटे से मंत्री थे। वो पिछली सरकार में भी मंत्री थे, उससे पहले केंद्र में भी एमपी भी रहे हैं और एसटी कमीशन के चेयरमैन हुआ करते थे। तो उनके मंत्री में मंडल में दोबारा आने की पूरी संभावना थी, लेकिन उनके जगह पर दक्षिण छोटा नागपुर से ही बंधु तिर्की की पुत्री जो अब विधायक हैं, दूसरी बार विधायक बनकर आई हैं, शिल्पा नेहा तिर्की, उनको कांग्रेस ने मौका दिया है। सबसे एक जो अच्छी बात भी बोल सकते हैं, चूँकि ये सरकार जो दोबारा चुनकर आई है इसमें हर विशेषज्ञ, राजनीतिक विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि महिलाओं का बहुत बड़ा रोल रहा है। और मैया सम्मान योजना के साथ साथ कल्पना सोरेन एक स्टार प्रचारक के रूप में उभरी थीं और उस कारण भी इंडिया ब्लॉक के प्रति महिलाओं का रुझान ज़्यादा रहा, जिसकी वजह से ये सरकार अप्रत्याशित रूप से दोबारा सरकार बनाकर इतिहास रच दिया है। इससे पहले झारखंड में कभी कोई सरकार दोबारा सरकार में नहीं आई थी, तो ऐसा अंदेशा भी था। तो कांग्रेस ने 2 महिला नेत्रियों को मौका दिया इस मंत्रिमंडल में आने के लिए। तो एक तो दीपिका पांडे सिंह हैं और दूसरी शिल्पी नेहा तिर्की। तो शिल्पी पहली बार बन रही हैं मंत्री, ऐसे उनके पिताजी मंत्री हुआ करते थे। और दीपिका पांडे, जब हेमंत सोरेन का लास्ट मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था तो दीपिका पांडे सिंह को मौका मिला था एज ए कृषि मंत्री उनकी सरकार में काम करने का। इसके अलावा इरफान अंसारी कांग्रेस के मंत्री बनाए गए हैं। पिछली सरकार में भी वो बाद में उनको मौका मिला था। शुरुआत में आलमगीर आलम हुआ करते थे मंत्री, उनके जेल जाने के बाद जो नया मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था उसमें भी इरफान अंसारी को मौका मिला था। इस बार फिर दोबारा उनको कांग्रेस ने अपना मंत्री बनाया है। लेकिन लोग बताते हैं और हमारे जैसे सूत्र बता रहे थे कि हेमंत सोरेन तो 28 नवंबर को शपथ ग्रहण कर लिए, उसके बाद जो मंत्री का जो चयन होना था, सब पार्टी अपने अपने, चूँकि ये गठबंधन की सरकार है और इंडिया ब्लॉक में 4 पार्टनर थे, तो जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन था वो कांग्रेस में था। कांग्रेस से 16 विधायक जीत कर आए हैं, उसमें से 4 को समझौता जो इनका आपसी हुआ था उसके हिसाब से 4 को मंत्री बनना तय था। लेकिन इन 4 नामों को फाइनल करने में इतना वक्त लग गया। बहुत सारे विधायक दिल्ली में भी डेरा डाले हुए थे, तो उनकी लॉबिंग चल रही थी, बहुत सारे नाम के कयास लगाए जा रहे थे। तो अब जो जानकार बताते हैं कि हेमंत सरकार जो बहुत मजबूती के साथ दोबारा सरकार बनाई है झारखंड में, इसका कमजोर कड़ी लोग कांग्रेस को ही बता रहे हैं। हालांकि सरकार को कोई खतरा नहीं है, इनके पास अप्रत्याशित नंबर है, 56 विधायकों का समर्थन है, 34 जेएमएम अकेला सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी बनकर आई है, 16 कांग्रेस के विधायक हैं, 4 आरजेडी के विधायक हैं और 2 कम्युनिस्ट पार्टी से जीते हैं। तो सरकार के लाइफ पर कोई खतरा नहीं है। लेकिन फिर भी एक जो सरकार की कमजोरी होती है उसमें कांग्रेस में अभी भी असंतुष्टि बनी हुई है और भी विधायक दावेदार थे और अपने अपने ढंग से दावा कर रहे थे। लेकिन खैर, सरकार हेमंत सोरेन को चलानी है और सरकार चलेगी और ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा सरकार के सेहत पर।
लेकिन जो अब जब सरकार बन गई तो अब दो बातें हैं सामने, मैं जो समझता हूँ। एक तो चुनावी समीक्षा चलते रहेगी, अभी चुनावी समीक्षा का दौर खत्म नहीं हुआ है, और दूसरा अब सरकार के कामकाज पर भी लोगों का नज़र होगा। तो सरकार के कामकाज पर तो अब पहला देखना है कि मैया सम्मान योजना का उन्होंने प्रोमिस किया था कि जो 1,000 रुपया महीना मिल रहा था वो दिसंबर माह से उन्होंने 2,500 रुपया महीना महिलाओं को प्रत्येक महीने देने का वादा किया है। तो आजकल में हम लोग को पता चल जाएगा कि सरकार इस दिशा में बढ़ रही है या कुछ वक्त लेगी। लेकिन जो चुनावी समीक्षा में जो कोई भी पॉलिटिकल पंडित अंदाज़ा नहीं लगा पाए थे कि झारखंड का मैंडेट कुछ इस तरह का होगा। झारखंड में सब के सब यही बोल रहे थे कि बहुत कड़ी टक्कर होगी, लेकिन मैंडेट बिल्कुल उल्टा निकला। बहुत आसानी से मेजोरिटी के मार्ग को इंडिया ब्लॉक पार कर गए। लेकिन बीजेपी का इस तरह से हार होगा किसी को अंदाजा नहीं था, खास करके तब जब बीजेपी 5 साल विपक्ष में रही हो। दिल्ली में भी लोग बात करते हैं जो कांग्रेस और बीजेपी में एक बहुत बड़ा अंतर है, वो अंतर ये है कि एज ए विपक्ष बीजेपी का कोई जोड़ नहीं है। और लोग बोलते हैं कि विपक्ष में जैसा बीजेपी है वैसा जब तक कांग्रेस विपक्ष में वैसा भूमिका नहीं निभा पाएगी तब तक वापस कांग्रेस का सरकार में आना या केंद्र की सरकार में आना या कहीं के सरकार में आना संभव नहीं है। तो आखिर ऐसा क्या कारण हुआ कि बीजेपी जो उसका स्ट्रेंथ है उसी चीज़ पर झारखंड में फेल हो गया, जबकि जो लोग हैं वो और जो लगातार झारखंड के सरकार पर नज़र बनाए हुए थे और झारखंड की राजनीति में जिनका भी दिलचस्पी है, पिछले 4-4.5 साल तक बीजेपी एज ए विपक्ष बहुत अच्छे भूमिका में थी और ऐसा लग रहा था कि इस बार सरकार का बदलना तय हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का मुद्दा था। इस सरकार के मुख्यमंत्री तक जेल गए और अभी भी उनके एक मंत्री आलमगीर आलम जो पिछले सरकार में मंत्री थे जेल में हैं। हेमंत सोरेन खुद मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द के कई लोग आज भी जेल में हैं। कितने दर्जन भर ब्यूरोक्रेट्स जेल में हैं। करोड़ों करोड़ रुपया का रिकवरी हुआ है और इतना बड़ा मुद्दा बीजेपी के हाथ में था, फिर भी बीजेपी इस मुद्दे को कैश नहीं कर पाई। तो जब आप डिटेल में जाएंगे तो ऐसा क्या हुआ, तो जैसे क्रिकेट मैच में होता है कि आखिरी के 5 ओवर में कोई टीम जीती हुई मैच हार जाती है, तो वैसे ही जानकार बता रहे हैं कि बीजेपी भी अंतिम 5 ओवर्स लॉग ओवर्स में अपना ये मैच हार गई है। इसका सबसे बड़ा कारण जो जानकार हैं वो बताते हैं कि टिकट का वितरण, करीब करीब 20 टिकट ऐसा हुआ जो लोगों का कहना है कि कार्यकर्ताओं के इच्छा के अनुकूल नहीं था। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा परिवारवाद था। बड़े बड़े जितने नेता थे, जितने पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके किसी परिवार के लोगों को टिकट दे दिया गया। बीजेपी ये मान रही थी कि जिन बड़े नामों को अगर मैं टिकट दिया जाएगा तो उनका एग्जिस्टिंग नंबर जो 26 था, 26 पे वो जोड़ घटाव कर रहे थे कि वो बहुत आसानी से बहुमत का आंकड़ा पार कर लेंगे। लेकिन केवल परिवारवाद तक ही सीमित नहीं रहा। करीब करीब 20, जैसा मैं आंकड़ा दे रहा हूँ, 20 टिकट ऐसा था जो टिकट अनाउंसमेंट के बाद कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट गया, अंदर खाते विरोध होना शुरू हो गया और जिसका परिणाम आज सबके सामने है। हालांकि दिल्ली से भाजपा के संगठन मंत्री BL संतोष के नेतृत्व में झारखंड में एक रिव्यू मीटिंग हो चुका है, लेकिन इसमें भी जानकारों का कहना है कि आप जब रिव्यू मीटिंग करते हैं और आप उन्हीं पदाधिकारियों के साथ बैठकर करते हैं जिनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, तब वैसे हालत में सही समीक्षा कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी अपनी गलती को उस मीटिंग में कैसे बताएगा। और उनके इस तर्क में दम है और मैं भी मानता हूं कि कम से कम पिछला 4-5 संगठन जो उनके पिछले 4-5 अलग अलग अध्यक्षों के कार्यकाल में जो पदाधिकारी थे, तो उन पदाधिकारियों के साथ, पूर्व विधायकों के साथ, पूर्व सांसदों के साथ केंद्रीय नेतृत्व को सीरियसली बैठना चाहिए, तभी उन समीक्षा सही ढंग से हो पाएगी। अन्यथा फिर जैसे वो बार बार बोल रहे हैं कि मैया सम्मान योजना एक बहुत बड़ा फैक्टर था, जयराम महतो एक बहुत बड़ा फैक्टर था जो JLKM बहुत बड़ा वोट काट लिया और उसकी वजह से
बहुत सारी सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, या इंडिया अलायंस के बाकी दल के लोगों को इसमें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन विपक्ष में रहने के बाद इस तरह का एक्सक्यूज ढूंढना कहीं से समझ में नहीं आता है। आपको कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी गलती तो हुई है, क्योंकि जनता, मैं ये मानता हूँ कि करीब करीब पूरे भारत देश में जनता का माइंडसेट बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। अभी हाल ही में चुनाव, झारखंड के साथ साथ महाराष्ट्र में भी चुनाव हुए, अप्रत्याशित तरीके से बीजेपी गठबंधन, जिसको वहाँ महायुति की सरकार बोलेंगे, महायुति को वहाँ बहुमत मिला। और हरियाणा में चुनाव हुआ, वहाँ भी बीजेपी, किसी ने उसका कल्पना नहीं किया था, और वहाँ भी बीजेपी को अभूतपूर्व सफलता मिली। छत्तीसगढ़ में हम देख चुके हैं, राजस्थान में हम देख चुके हैं, मध्य प्रदेश में हम देख चुके हैं। मध्य प्रदेश में तो एंटी इनकम्बेंसी इतना था, सरकार में थे, उसमें वापस आने का कोई कल्पना नहीं कर सकता था। वहाँ भी बीजेपी को सफलता मिला, और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में दोबारा वो लोग चुनाव जीत कर आए। हालांकि ये अलग बात है कि बीजेपी बाद में उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाकर एक कम जाने वाले मोहन यादव को वहाँ का मुख्यमंत्री बना दी। और हर जगह कमोवेश मुद्दा एक ही था, महिला पे सब पार्टी उसी पर कंसंट्रेट कर रही हैं, और महिला वर्ग एक नए वोट बैंक के रूप में उभर कर आई हैं, और महिलाओं का जिस भी पार्टी के प्रति झुकाव हो रहा है वो पार्टी को चुनावी सफलता मिल रही है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जो कॉमन है, इस कॉमन को कोई डिनाई नहीं कर सकता है। तो भ्रष्टाचार के इतने बड़े मुद्दे होने के बावजूद झारखंड में अगर बीजेपी को दोबारा सत्ता में मौका नहीं मिला 5 साल विपक्ष में रहने के बाद भी, तो पार्टी को कहीं ना कहीं गहन समीक्षा करनी होगी। दूसरा, जो आज के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मैं बोल सकता हूं कि जैसे बीजेपी के परिवारवाद का विरोध हुआ, और उसके सारे संबंधी जो बड़े नेताओं के पत्नी, बच्चे और बहू, ज़्यादा लोगों को असफलता मिली, तो उससे सीख लेते हुए आज हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में जो मुझे दिखलाई पड़ता है, जो सबसे बड़ी बात हुई है कि कल्पना सोरेन को मंत्री नहीं बनाया जाना। जबकि कल्पना सोरेन जेएमएम की सबसे बड़ी स्टार प्रचारक थी, और जब हेमंत सोरेन जेल चले गए थे और जब तक चुनाव खत्म नहीं हुआ, 400 से ज़्यादा सभाएं पिछले 6 महीने में कल्पना सोरेन झारखंड के हर हिस्सों में जाकर कर चुकी हैं। चुनाव का जब घोषणा हो गया उसके बाद भी 100 से ज़्यादा सभाएं कल्पना सोरेन की हुई थी। और केवल जेएमएम के प्रत्याशियों के लिए ही नहीं, अलाइज के जितने पार्टनर हैं, हर जगह कल्पना सोरेन का डिमांड था, और हर जगह कल्पना सोरेन गई। ऐसे में अब आज के दिन में झारखंड में कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि झारखंड की सबसे बड़ी नेत्री और सबसे बड़ा नेता अगर कोई है तो वो कल्पना सोरेन है। उसके बाद ये बहुत बड़ा अवसर था हेमंत सोरेन के लिए। अगर वो अपनी पत्नी को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लेते, तब भी कोई आज के दिन में आवाज़ नहीं उठाता, कहीं भी विरोध का स्वर सामने सुनाई नहीं देता। और ऐसा नहीं है कि ये एक्सेप्शन था। पीछे जब उद्धव जी ठाकरे अपना सरकार महाराष्ट्र में बनाए थे, तो उनके मंत्रिमंडल में आदित्य ठाकरे मंत्री थे। तो हेमंत सोरेन के पास 2 ऑप्शन था, या तो कल्पना सोरेन को अपने मंत्रिमंडल में ले सकते थे, और या वसंत सोरेन को मंत्रिमंडल में ले सकते थे। लेकिन उन्होंने परिवारवाद से दूरी बनाया, और मैं समझता हूं कि ये हेमंत के लंबी राजनीति के लिए ये एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम भी है, और उनको भविष्य में इसका लाभ अवश्य मिलेगा। और मैं मानता हूं कि कल्पना सोरेन मंत्री रहें ना रहें, सेंटर स्टेज पर वही होंगी, और 5 साल में सरकार जो भी निर्णय करेगी उसमें उनका 100% से होगा। तो ये उन्होंने बहुत मैच्योरिटी का स्टेप लिया है। दूसरा, उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का जो विस्तार किया है उसमें जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण उसको साधने का प्रयास किया है। लेकिन हालांकि संथाल परगना से 4 मंत्री बनाए गए, और जो बाकी के 3 प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और कोल्हान से 2-2 मंत्री बनाए गए, और पलामू प्रमंडल से 1 मंत्री बनाया गया। तो जहाँ तक दलित श्रेणी से मंत्री बनाए जाने की बात है, तो कांग्रेस के कोटे से
चुन्नू राम मंत्री बने हैं, उनको उनको हम लोग राधा कृष्ण किशोर, उनका नाम राधा कृष्ण किशोर। तो वो मंत्री बने हैं, छतरपुर से जीत कर आते हैं और कांग्रेस कोटे से उनको मंत्रिमंडल में लिया गया है। और हेमंत सोरेन खुद ट्राइबल है, उसके अलावा उनके मंत्रिमंडल में 4 ट्राइबलों को जगह दिया गया है। इसमें जो कोई वैसा चौंकाने वाला नाम नहीं है, 2 मंत्री रिपीट हुए हैं। एक तो जो बाबूलाल सोरेन, चंपई सोरेन के बेटे को जो हराया है, वो मंत्री बने हैं, चाहे सरायकेला के विधायक। दूसरा चाईबासा से मंत्री बने हैं, वो पिछली सरकार में भी मंत्री थे, उनका नाम दीपक बिड़ुआ और रामदास सोरेन, ये दोनों कोल्हान से बने हैं। तो दीपक बिड़ुआ और ये रामदास सोरेन दोनों पिछले मंत्रिमंडल में भी मंत्री थे। हालांकि रामदास सोरेन जो हैं, चंपई सोरेन जब जेएमएम छोड़कर चले गए थे, उसके बाद इनको मंत्रिमंडल में कोल्हान को रिप्रेजेंट करने के लिए इनको इंक्लूड किया गया था हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में। लेकिन जो सभी मंत्रियों पर जब नज़र डालेंगे तो जिस पर मैं मानता हूं कि वो बैलेंस नहीं कर पाए, या जो होता है कि जातीय समीकरण नहीं बैठा पाए, तो वो है कोई भी फॉरवर्ड नेता, अग्रिम जाति के कोई नेताओं को इस मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। ऐसा झारखंड के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है। पिछली सरकार में भी हेमंत सोरेन की पिछली सरकार में भी मिथिलेश ठाकुर मंत्री थे, कद्दावर मंत्री थे और नंबर 2 के माने जाते थे। और अगर आप झारखंड के इतिहास को भी देखिएगा तो हमेशा से वहाँ से फॉरवर्ड का बहुत बड़ा नेता उस धरती से केंद्र तक में अपना रोल निभा चुका है। तो ऐसे में ये समझ पाना बड़ी मुश्किल है कि आखिर उन्होंने इसको एकदम बिल्कुल इस मुद्दे को किनारे क्यों कर दिया। हालांकि 2 लोगों का नाम लगातार चर्चा में बना हुआ था। जो हम लोग बात कर रहे थे कि पिछले 1 सप्ताह से लगातार कयासों का दौर जारी था, तो उसमें चुन्ना सिंह और अनंत प्रताप देव, ये 2 आदमी, एक पलामू प्रमंडल से है और दूसरा देवघर से है उधर। तो दोनों में किसी एक भूमिहार जाति से हैं और दूसरे राजपूत जाति से है। तो इन दोनों में एक का नाम चर्चा में था, लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आया उसमें इन दोनों का नाम नहीं था। तो ये समझ से परे है। शायद जेएमएम मानती है कि जो फॉरवर्ड क्लास है उनकी भाजपा से नज़दीकी है और इसी वजह से वो दरकिनार कर रहे हैं। और इसके उलट माइनॉरिटी से 2 मंत्री हैं हेमंत सोरेन सरकार में, और एक कांग्रेस कोटे से है और एक खुद जेएमएम का है। एक जो और हाईलाइट है, जो सबसे धनी मंत्री हैं इनमें, वो आरजेडी के संजय प्रसाद यादव सबसे धनी मंत्री हैं। 23 करोड़ के लगभग अपना संपत्ति का घोषणा किया था उन्होंने। और सबसे गरीब मंत्री जो है कांग्रेस के, ये है जो कांग्रेस के मंत्री हैं, माइनॉरिटी मंत्री, तो वो सबसे गरीब मंत्री हैं। उनका नाम है हफीजुल हसन। वो सब उनके पास एक और ये हो गया इकोनॉमिक स्टेटस। और अब तो सरकार आने वाले दिनों में सरकार का रिव्यू होता रहेगा। दूसरा एक जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि आज जो शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के कोई बड़े नेता शामिल नहीं हुए। मैं मानता हूं कि बीजेपी कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल अदा करने के लिए आदर्श पार्टी है। आज तक ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी के नेताओं को मैं मानता हूं कि इस शपथ ग्रहण से दूरी नहीं बनानी चाहिए थी। किसी न किसी नेता को वहां अपना उपस्थिति दर्ज कराना चाहिए था। ये मैसेज भी अच्छा, इसका मतलब होता है कि आप जनता के मैंडेट को स्वीकार कर रहे हैं, आप अपनी गलती को सुधारने को तैयार हैं। तो इसके पीछे क्या राजनीति हो सकती है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपको इनको जरूर जाना चाहिए था। तो ठीक है, केंद्र के कोई नेता नहीं गए, राज्य में बाबूलाल मरांडी जा सकते थे, कोई और अन्य बड़ा पदाधिकारी जा सकता था। तो किसी न किसी को बीजेपी का रिप्रेजेंटेशन वहाँ, बड़ा चेहरा दिखना चाहिए था, जो कि वहाँ मिसिंग था। और
झारखंड पर हम लोग और चुनावी समीक्षा करते रहेंगे। अभी बीजेपी में बहुत समीक्षा होना बाकी है। जयराम महतो के फ्यूचर पे बात करनी बाकी है। जयराम महतो सुदेश महतो के फ्यूचर पे बात करना बाकी है। जयराम महतो भी एक जगह से चुनाव जीत कर सबको सरप्राइज में डाल दिए हैं, लेकिन एक जगह से वो चुनाव हारे भी हैं। इन सब चीज़ों पर बात अभी होनी बाकी है, हम लोग करते रहेंगे। हाँ, एक बात और मुझे याद आ रहा है कि अनूप सिंह कांग्रेस से, वो भी फॉरवर्ड कैटेगरी में आएंगे, तो उनके नाम का भी चर्चा था कि कांग्रेस से वो मंत्री हो सकते हैं। और मैंने जैसा पहले अभी बोला कि कांग्रेस के अंदर असंतुष्टि का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। 4 आदमी बेशक नाम उनका सामने आ गया हो, लेकिन अंदर खींचतान अभी भी जारी है, लोग संतुष्ट नहीं हैं। तो आने वाले समय में ये भी देखना होगा कि शायद 5 साल यही चारों मंत्री कंटिन्यू करेंगे या बीच में कुछ अदला बदली होगा। और मंत्री का परफॉर्मेंस और बाकी सब चीज़ भी रिव्यू होता रहेगा बीच बीच में। तब तक मुझे लगता है कि फिर हम लोग झारखंड के नए मुद्दे पर नए एंगल से जल्द मिलेंगे। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा होगा। ऐसे आपका सुझाव का स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।